हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू पढ़ ले नीट। आई एम डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, आपकी जूलॉजी फैकल्टी। एनिमल किंगडम जैसा भारी भरकम चैप्टर हमने बहुत ही हल्के शब्दों में खत्म कर दिया है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करें जूलॉजी का, एंड दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, विच इज चैप्टर 7 ऑफ एनसीईआरटी। और इस चैप्टर में बेटा अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में दो चीज़ें पढ़नी होती हैं। पहला, एनिमल टिश्यूज, जो आपने बचपन में यानी कि क्लास 9th में पढ़ा है। दूसरा बेटा इसमें हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ सम एनिमल्स, जैसे कि अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग। ठीक है, इन तीनों को बेटा मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी, है ना। ये अपन पढ़ेंगे एकदम फुर्सत में मतलब जो हमारा पूरा ह्यूमन फिजिक्स, क्योंकि ये चैप्टर ना थोड़ा बोरिंग होने वाला है, तो मैं नहीं चाहती बहुत ज़्यादा बोरियत चले। मैं जल्दी से इस चैप्टर को ख़त्म करके ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करना चाहती हूँ वापस से। हमने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पे रोका हुआ है, इस चैप्टर को जल्दी से एनिमल टिश्यूज़ वाला पार्ट हम ख़त्म करेंगे। फिर बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ह्यूमन फिजियो का, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी जल्दी निपट भी जाएगी, इंटरेस्टिंग भी बहुत है। तब जाके हम बायोमॉलिक्यूल्स और लास्ट में हम इसके जो भी आपके एनिमल्स बचेंगे वो करेंगे। ठीक है, अभी हम एनिमल टिश्यूज इसलिए पढ़ लेते हैं। मैं अभी भी आपका ह्यूमन फिजियो स्टार्ट करना चाहती तो कर सकती थी, लेकिन मुझे लगा एनिमल टिश्यूज पे ही आपकी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो अंदर स्ट्रक्चर है वो बेस्ड है, तो टिश्यूज आपका क्लियर होना चाहिए। फिर अगर हम फिजियो पढ़ें तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में भी हमने कई जगह कई सारे ऐसे टिश्यूज़ देखे, कहाँ पे कौन सा एपिथेलियम होता है, कहाँ पे मसल होती है। हमने हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जब पढ़ी थी तो मुझे ऐसा कमी सी लगी कि अगर बच्चे टिश्यूज़ पढ़ लेते तो शायद मैं ये उनको और अच्छे से समझा पाती और बच्चे शायद और अच्छे से समझ पाते। ठीक है, चलिए तो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। और नए चैप्टर में मैंने आपको बताया जो मैं पढ़ाने वाली हूँ बेटा, वो हम पढ़ेंगे अभी एनिमल टिश्यूज़। मॉर्फोलॉजी ऑफ एंड एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो इससे पहले हम आगे बढ़े एनिमल टिश्यूज़ के साथ, मुझे लगता है जो हमने पीछे बात की थी उसको भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। शायद मैं डिस्कस नहीं करती क्योंकि मैंने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए थे एनिमल किंगडम के फर्स्ट लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक बच्चे ने उसमें क्वेश्चन भी पूछा है कमेंट में, है ना। मेरा क्वेश्चन एक बहुत सिंपल सा था लास्ट वाली क्लास में, और वो ये कि आपको मुझे एनाड्रोमस और कैटेड्रोमस बताना था। ठीक है, एनाड्रोमस मैंने आपको बताया था कि जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं जिनका सर्कुलर माउथ होता है, उस साइक्लोस्टोम्स के जो मेंबर्स होते हैं वो स्पॉनिंग के लिए यानी कि रिप्रोड्यूस करने के लिए वो मरीन से फ्रेश वाटर में मूव करते हैं, राइट। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्रेश वाटर में जाके एक बार स्पॉनिंग हो जाती है, मतलब वो बच्चे दे देते हैं, उसके बाद वो कुछ दिनों में मर जाते हैं, ये भी बताया था। ऐसा क्यों होता है ये एक बच्चे ने मुझसे पूछा, उसका ही मैं आंसर यहाँ पे दूंगी, ऑल्दो मैंने कमेंट में भी दिया है, लेकिन सब बच्चों ने पता नहीं पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा। दूसरा जो मैंने क्वेश्चन पूछा था एनाड्रोमस और कैटेड्रोमस, उसका क्या मतलब होता है। मोहम्मद हसन, प्रतीक्षा दाहिया, प्रज्ञा, रोहित यादव और ओम जोशी जी। ठीक है, इन बच्चों ने उनके आंसर किए हैं। तो एनाड्रोमस माइग्रेशन बेटा जो मैंने आपको साइक्लोस्टोम्स में पढ़ाया था, एडल्ट्स करते हैं। ठीक है, एडल्ट्स क्या करते हैं, मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में आते हैं फॉर स्पॉनिंग, दिस इज एनाड्रोमस। बाद में उनके बच्चे क्या करते हैं, लार्वा तो फ्रेश वाटर में रहता है लेकिन मेटामॉर्फोसिस के बाद वो बेटा मरीन वाटर में मूव कर जाता है। सो फ्रेश वाटर से मरीन वाटर में मूव करना है कैटेड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, आगे हमारे बच्चे ने पूछा था प्रतीक सिंह ने कि मैम साइक्लोस्टोम्स आफ्टर स्पॉनिंग या आफ्टर रिप्रोडक्शन मर क्यों जाते हैं। तो इसका आंसर बेटा मैंने लिखा था, और आपको बता दूं ये किसी और ने नहीं पूछा कि मैम ऐसा होता क्यों है। ये तो सबने सुन लिया, हाँ मैडम ऐसा होता है, पर क्यों वो नहीं पूछा तुम लोगों ने। हाँ चलो, प्रतीक ने पूछा, पर जानने का तो सबका हक है। तो बेटा ऐसा इसलिए होता है साइक्लोस्टोम्स में जब रिप्रोडक्टिवली वो मैच्योर होते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन उनका जो होता है, इस फेज में रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन जो उनका फेज होता है, जो कि कहाँ हो रहा है, फ्रेश वाटर में, इस फेज में बेटा उनकी जो गट होती है, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल जो कि खाने से रिलेटेड है, ये गट बेटा धीरे धीरे छोटी होने लग जाती है, रिड्यूस होने लग जाती है।
और जैसे ही ये पूरी तरीके से रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होते हैं, मतलब इनके गोनाड्स वगैरह पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद ये रिप्रोड्यूस करते हैं। और तब तक बेटा इनकी जो गट है ये टोटली डिसअपियर हो जाती है या डीजनरेट हो जाती है, आप ये बोल लो, ठीक है। ये धीरे धीरे गट रिड्यूस करना स्टार्ट करती है, फिर टिल कंप्लीट मैच्योरेशन जब तक वो पूरी तरीके से रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होगा तब तक क्या होगा बेटा, गट डिसअपियर्स। उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो गट है, वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है। और अगर बेटा इनकी गट ही गायब हो गई, इनकी एलिमेंट्री कैनाल ही गायब हो गई, तो बताओ कैसे खाएंगे, कैसे पचाएंगे, कैसे इनको एनर्जी मिलेगी? इस वजह से बेटा ये मर जाते हैं। सो एडल्ट्स डाई। इस वजह से इनके जो एडल्ट्स हैं ये मर जाते हैं। मतलब इनको बच्चा देने के लिए खुद मरना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे देने के लिए इनके गोनाड्स का, जो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनका डेवलप्ड होना ज़रूरी है। जब इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे बेटा इनका जो गट है, जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल है, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। जब तक इनके गोनाड्स पूरी तरीके से मैच्योर होते हैं, वो गेमीट्स देते हैं, वैसे ही बेटा इनकी गट तब तक पूरी गायब हो चुकी होती है। और गट गायब होने की वजह से अब ये कुछ खा नहीं पाते, तो ये भूख की वजह से मर जाते हैं। तो हमने क्या लिखा, हमने ये नहीं लिखा है कि स्पॉन करते ही ये मर जाते हैं, कुछ दिनों बाद ये मर जाते हैं, है ना, याद करो। अच्छा, अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ये पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसा ना एक क्वेश्चन हम जब कॉकरोच पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा, और ये नीट में भी आ चुका क्वेश्चन है कि अगर आप कॉकरोच का सर काट देते हो, उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देते हो, उसके हेड पार्ट को अगर आप कट कर देते हो, तो कॉकरोच मरता नहीं है, वो फिर भी 8-10 दिन तक, हफ्ते भर तक जिंदा रहता है। ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न भी बेटा कुछ ऐसा ही होता है कि जब हम उसका सर काट देते हैं, तो सर कटने के बाद उसका नर्वस सिस्टम बाकी बॉडी पार्ट में ज़्यादा है। सर में एक छोटा सा नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो बाकी पूरी बॉडी पार्ट में नर्वस सिस्टम होने की वजह से वो जिंदा रहता है। लेकिन क्योंकि सर कट गया तो उसमें उसका माउथ पार्ट भी है। माउथ पार्ट नहीं होने की वजह से वो खाना नहीं खा पाता, और खाना नहीं खा पाने की वजह से जो भी उसकी बॉडी में स्टोर्ड फूड है वो हफ्ते 10 दिन चल जाता है, और जैसे ही वो स्टोर्ड फूड खत्म हो जाता है, नया खाना वो खा नहीं पाता, क्योंकि मुंह कट गया है ना, इंजेस्ट कैसे करेगा, इसलिए वो मर जाता है। सेम बेटा कुछ ऐसा यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पे उनकी गट धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होना है, और जब तक वो पूरी तरीके से मैच्योर होते हैं गोनाड्स उनके, उसके बाद ये गेमीट्स देते हैं, तब तक बेटा इनकी गट पूरी डिसअपियर हो जाती है। और गट के डिसअपियर होने की वजह से भी कुछ खा ही नहीं पाएंगे, एनर्जी कैसे मिलेगी, तो ये मर जाते हैं। समझ में आया? अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसलिए मुझे लगा जवाब देना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, और चैप्टर में भी टिश्यूज़, ठीक है, एनिमल टिश्यूज़ हमें पढ़ना है। एनिमल टिश्यूज़ से पहले हम ये जानने की टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो टिश्यूज़ बेटा बचपन से जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, दैट इज टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स। राइट, सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यूज़ बोलते हैं। ये हमने सिंपल डेफिनेशन पढ़ी है, ये बच्चों वाली डेफिनेशन, लेकिन अब हम बच्चे नहीं हैं, नाउ वी आर द फ्यूचर डॉक्टर्स। अब हम होने वाले डॉक्टर्स हैं, तो हमें थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ों को डिटेल में जानना पड़ेगा। और डिटेल में जानने के लिए बेटा हम टिश्यूज़ की डेफिनेशन को 3 पॉइंट्स में डिफाइन करते हैं ना। व्हाट आर दोज 3 पॉइंट्स? वन इज द ओरिजिन, अदर इज द फंक्शन, दूसरा मैं फंक्शन लिख देती हूँ, तीसरा हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। And third is the structure. ठीक है, ओरिजिन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है, तो आई एम श्योर आपको फंक्शन और स्ट्रक्चर का मतलब तो पता है। स्ट्रक्चर मतलब दिखने में, फंक्शन मतलब उनका काम क्या है। अब यहाँ पे ओरिजिन का क्या मतलब है, तो ओरिजिन बेटा हमने एनिमल टिश्यूज में जर्म लेयर्स पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? जर्म लेयर्स।
कितनी जर्म लेयर्स होती हैं? 3, क्योंकि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, ये 3 जर्म लेयर्स हैं। क्यों हैं 3? क्योंकि हम क्या हैं बेटा? हम हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और मैंने बेटा आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। ठीक है, और डिटेल में हम पढ़ेंगे बेटा जब हम क्लास 12th में पहुंचेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में। ठीक है, तो जैसे ये बनती है वो मैंने आपको बता दिया था। जिस किसी ने एनिमल किंगडम नहीं देखा है प्लीज़ पहला लेक्चर उसका ज़रूर देखिएगा। मैंने वहीं पर बताया कि किस तरीके से 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। ठीक है, इन 3 जर्म लेयर्स से ही बेटा हमारे सारे टिश्यूज़ बने हैं। एनिमल टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं एक बार आपको वो पता होना चाहिए। एनिमल टिश्यूज़ बेटा आपके होते हैं, मैंने हेडिंग डाली है कहीं, रुको अभी है यहीं। एनिमल टिश्यूज़ आपके बेटा 4 तरीके के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये 4 तरीके के बेटा आपके एनिमल टिश्यूज होते हैं और इन चारों के बारे में आपने डेफिनेटली क्लास 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या इनके फंक्शन होते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है और क्या इनका ओरिजिन होता है। दैट ओरिजिन पार्ट इज एक्चुअली अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों ने अब तक नहीं पढ़ा है। फंक्शन और स्ट्रक्चर तो आपने थोड़ा थोड़ा फिर भी पढ़ा हुआ है। ओरिजिन की हम बात करते हैं कि जो आपकी एपिथेलियल टिश्यू होती है इसका ओरिजिन तीनों जर्म लेयर्स से होता है। किससे होता है? तीनों जर्म लेयर्स से होता है। कौन कौन सी 3 जर्म लेयर्स हैं? इसका ओरिजिन बेटा आपकी एक्टोडर्म से भी होता है, इसका ओरिजिन आपके मेसोडर्म से भी होता है और बेटा इसका ओरिजिन आपके एंडोडर्म से भी होता है। वहीं अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो इसका ओरिजिन बेटा आपके मेसोडर्म से है। आपकी जितनी भी बॉडी में मसल्स हैं, वी हैव 639 मसल्स। हमारे पास बोन्स कितनी है सबको पता है, वी हैव 206 बोन्स, राइट। लेकिन बच्चे में 206 नहीं होती, बच्चे में 300 होती हैं। हमारे अंदर मसल्स कितनी होती है? वी हैव 639 मसल्स। तो इन सभी मसल्स का ओरिजिन बेटा किससे हुआ है? मेसोडर्म से। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है बेटा। आपकी आई में मसल्स होती हैं आइरिडियल और सीलियरी मसल्स। ये बेटा ऐसी मसल्स हैं जो कि आपके एक्टोडर्म से बनी है। किससे बनी है? एक्टोडर्म से। अगर मैं नर्वस टिश्यू की बात करूं तो इसका ओरिजिन होता है बेटा एक्टोडर्म से, लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन इज माइक्रोग्लियल सेल्स और ये बने हैं बेटा आपके मेसोडर्म से। ठीक है, तो ये मैंने आपको एनिमल टिश्यूज जो हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में बताया। इनका ओरिजिन किस किस से हुआ है मैंने आपको वो बताया। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सारा का सारा कनेक्टिव टिश्यू किससे बना है? मेसोडर्म से। सारा का सारा मस्कुलर टिश्यू किससे बना है? मेसोडर्म से। लेकिन कुछ आपकी मसल्स हैं आई की जो कि एक्टोडर्म से बनी हुई है। सारा का सारा नर्वस टिश्यू आपका एक्टोडर्म से बना है, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स हैं इस नर्वस टिश्यू में जो कि आपके मेसोडर्म से बने हैं। एपिथेलियल टिश्यू जरूर बेटा ऐसा जो कि तीनों जर्म लेयर्स से बना है, लेकिन बॉडी की अलग अलग लोकेशन पे बेटा इसका ओरिजिन अलग अलग जर्म लेयर से है। क्यों है ऐसा वो भी अभी हम आगे बात करेंगे। ऑल्दो जब मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाया था इन दी चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल का कुछ कुछ ओरिजिन बताया था। अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड है, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, आज हम पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, तो यहाँ अगर हम बात करें आपके टिश्यूज़ की, तो मैंने कहा टिश्यूज़ को अब हम बड़े हो गए तो हम 3 पॉइंट में डिफाइन करते हैं। ओरिजिन मतलब ये किससे बने हैं, कौन सी जर्म लेयर से बने हैं। ओरिजिन इनका सिमिलर होना चाहिए, फंक्शन इनका सिमिलर होना चाहिए कि ये सारे के सारे सेल्स जो मिलके टिश्यू बना रहे हैं वो एक ही काम करने वाले हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर में और मे नॉट बी सिमिलर।
स्ट्रक्चर एक जैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इस चीज़ को हम याद कैसे करें, समझे कैसे, ये बेटा मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने सबने अभी स्कूल पढ़ा है ना, कोरोना टाइम पे हम घर में बैठ गए थे, आई एग्री, लेकिन वर्क फ्रॉम मतलब हमारा वर्क फ्रॉम होम, और खैर क्या ही वर्क फ्रॉम होम था हमारा भी, हम तो स्टूडियो आते थे, ऑफिस आते ही थे क्लासेस देने के, लेकिन तुम्हारी ज़रूर क्लासेस फ्रॉम होम चली है ना, और कैसे चली है वो तुम्हें भी पता है। लेकिन अब वापस से स्कूल का सीज़न आ गया है, आप लोग स्कूल में जा रहे हैं, छुट्टियाँ वटियाँ फिलहाल पढ़ नहीं रही हैं, और उससे पहले भी, कोरोना से पहले भी हर क्लास में बेटा 30 से लेकर के 50 की स्ट्रेंथ होती है ना, मिनिमम 30 बच्चा होता है क्लास में, मैक्सिमम 50 होता है। अब किसी किसी में कम और किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ पे फालतू ना कमेंट मत करना, नहीं मैडम हमारी क्लास में 55 है कि 60 है कि मैडम 20 ही है, वो आपको नहीं बताना है ना। हर क्लास में एक स्ट्रेंथ ऑफ पीपल या स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। अगर किसी क्लास में मैं कहती हूँ कि 35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो मैं ये देखती हूँ कि 35 स्टूडेंट्स मिलकर के कोई काम नहीं कर रहे सिवाय क्लास अटेंड करने के, और वो भी उनकी मजबूरी है क्लास अटेंड करना, क्योंकि भाग नहीं सकते, टीचर डांटेगा, स्कूल में तो इतना डर होता ही है ना। तो 35 स्टूडेंट्स एक मिलकर के क्लास अटेंड कर रहे हैं जिस भी टीचर की, लेकिन जैसे ही टीचर बाहर निकलता है उन क्लासेस में छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं, है ना, किसी ग्रुप में 3 बच्चे हैं, किसी में 4 बच्चे हैं, किसी में 2 ही हैं, किसी में 5 हैं, तो कोई अकेला ही चल रहा है, ठीक है। तो ये जो बेटा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इनको हम ग्रुप ऑफ सेल्स की तरह कंसिडर करते हैं, एक स्टूडेंट मतलब एक सेल। तो ऐसा देखने को मिलता है बेटा कि अक्सर क्लासेस में जो ग्रुप्स होते हैं वो ऐसे बच्चों के ग्रुप्स देखने को मिलते हैं जिनका काम एक ही हो, ठीक है। जैसे क्लास में एक ग्रुप होगा, उसका काम सिर्फ पढ़ना है, हमें पढ़ना है, हमें बहुत अच्छी पोजीशन पे जाना है, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये वो पढ़ाई के अलावा कुछ करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ने वाला कुछ नहीं करता, लेकिन उनका काम सिर्फ पढ़ना है, वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, उन्हें कुछ नहीं, नंबर आए नहीं आए वो अलग बात है, पर उनका काम सिर्फ पढ़ना है। वो किसी करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, वो किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं है, वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व, वो पढ़ाई करते हैं और अपने जाते हैं वापस, ज़्यादा बात भी नहीं करते। एक ग्रुप ऐसा है जो पढ़ाई तो ठीक ठीक कर लेता है, लेकिन उनके ना उस ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं उन लोगों का ये रहता है, यार इस संडे मूवी देखने चल रहे हैं, वो 4-5 बच्चे एक साथ मूवी देखने जाएंगे, यार इस बार ना चलो पिकनिक करते हैं, ठीक है, वो 4-5 बच्चे एक साथ पिकनिक जाएंगे। इन 5 में से किसी का बर्थडे होगा तो अपने ही उन 4 को बुलाएगा, किसी और को नहीं बुलाएगा, है ना। तो इनका एक काम है कि हमने पढ़ाई तो ठीक है जो चल रही है वो चली रही है, हमने ना घूमने फिरने के हिसाब से एक अच्छा ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप होता है क्लास में जिसका काम खेलना होता है, कि कोई बैडमिंटन में अच्छा है, कोई वॉलीबॉल में अच्छा है, कोई बास्केटबॉल में अच्छा है, कोई क्रिकेट में अच्छा है, कोई खो खो में अच्छा है, कोई कबड्डी में, ये खेलने वाले बच्चों का ग्रुप है। ज़रूरी नहीं कि सारे क्रिकेट वाले एकदम, ठीक है, स्पोर्ट्स वाले बच्चे, हम स्पोर्ट्स ओरिएंटेड हैं, हम पढ़ाई तो ठीक ठाक कर ही लेते हैं, उसमें कोई अच्छा भी होता है जो कम भी होता है, लेकिन हम खेलते हैं, हमारा फंक्शन एक है, हम यहाँ पे भी निकल जाते हैं एक साथ खेलने के लिए, और फ्री टाइम में भी। ऐसा नहीं क्रिकेट वाला सिर्फ क्रिकेट ही खेलता है, वो बाकी स्पोर्ट्स में भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहता है, तो इन लोगों को एक कंपनी मिल जाती है, यार इनके साथ में खेल लेता हूँ जैसे भी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप होता है क्लास में ऐसे बच्चों का जिनका केवल एक काम है टीचर के नाम निकालना, हाँ या नहीं। उस ग्रुप में तुम आते हो कि नहीं मुझे बता देना, आज नया टीचर आया है स्कूल में, बस 1-2 दिन के अंदर उनको थोड़ा निहारा जाएगा, उनकी हरकतें देखी जाएंगी, नहीं तो हरकतों से नहीं तो उनके लुक्स के बेसिस पे या जिस भी बेसिस पे, उनकी गाड़ी के बेसिस पे, उनके किसी भी चीज़ के बेसिस पे एक नया नाम निकाल दिया जाता है ना। ये काम हमारे टाइम पे कभी कुछ हमने, कुछ हमारे साथ वालों ने, क्लास वालों ने, कुछ के यार ऐसा होता है, कुछ अच्छे नाम निकलते तो कुछ गंदे भी निकालते हैं, पता लग ही जाते पूरे स्कूल को वो धीरे धीरे नाम। तो एक ऐसा बच्चों का ग्रुप होता है जिनका एक ही काम है कि नाम निकालेंगे हम। वहीं बेटा एक ऐसा भी ग्रुप होता है जिसका काम है दिवाली हो चाहे ना हो, पटाखा ज़रूर फूटना चाहिए टॉयलेट में, हाँ या नहीं। तो जो भी है, तो इनके ग्रुप ऐसे क्यों है, क्योंकि इनका फंक्शन एक जैसा है। तो एक ग्रुप में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि एक जैसे फंक्शन वाले बच्चे हैं, और अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि एक जैसे फंक्शन वाले जो बच्चे हैं उनका बैकग्राउंड भी कुछ एक जैसा ही है, जिनको पढ़ाई लिखाई से दूर तक मतलब नहीं है, हमें नहीं पढ़ना। एक तो होता है हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, हम कोशिश बहुत करते हैं, हमारे नंबर नहीं आते। एक ग्रुप है जिनको पढ़ना ही नहीं है, हमें पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि मैडम पिताजी के पास बहुत पैसा है, हमारा बिजनेस है, मैं बस स्कूल में नज़र डाल रहा हूँ जो टॉपर्स हैं उन पे, इन सबको मैंने कल को अपनी कंपनी में जॉब देनी है ना। तो जो भी है, तो उन बच्चों का अलग ही ग्रुप होता है भाई, पैसे की कमी नहीं है, पिताजी का अच्छा खासा बिजनेस है,
हमें मैडम बस नाम के लिए डिग्री लेनी है, और इन जो टॉपर्स को जिन पे मैं नज़र डाले हूँ इन सबको मैडम मैंने अपनी कंपनी में देनी है जॉब। इन्हीं से तो मेरी कंपनी बढ़ेगी। मैं तो स्कूल में सिर्फ इनको देखने आता हूँ कि कल को मेरे टाइम पे, आज पापा ने अपने टाइम पे जॉब दी हुई है अपने साथ के टॉपर्स को, मैं अपने टाइम पे अपने साथ के टॉपर्स को जॉब दूंगा, है ना। तो लगभग इनका बैकग्राउंड एक जैसा होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में ज़रूरी नहीं है सारे एक जैसे हों। एक ग्रुप में 5 बच्चे हैं, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो स्ट्रक्चर वाइज वो अलग अलग हो सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है एक ग्रुप में 4 हैं, चारों के चारों एकदम सुंदर ही होंगे, नहीं। कोई कम सुंदर हो सकता है, कोई एवरेज हो सकता है, कोई ठीक ही ठाक दिखता हो, है ना, कैसा भी हो सकता है। स्ट्रक्चर वाइज दे मे और मे नॉट बी सिमिलर। हो सकता है एक ग्रुप में 2 लड़कियां ऐसी हैं जो कि लंबी भी हैं, गोरी भी हैं, एक ऐसी है जो कि छोटी है, थोड़ी सी हेल्दी है, एक ऐसी है जो ठीक ठीक है ना, वो बहुत लंबी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है, और गोरी है लेकिन उसके थोड़े फीचर्स अजीब से हैं। जो भी हो सकता है, जो भी, ज़रूरी नहीं है कि एक साथ जो 4 बच्चे या 5 बच्चे हैं वो सब दिखने में एक जैसे हो। एक जैसे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनका काम एक होगा और उनका बैकग्राउंड भी लगभग एक जैसा ही होगा। इसी तरह से बेटा हम टिश्यूज़ को डिफाइन करते हैं कि टिश्यूज़ अक्सर ऐसे सेल्स मिलकर के टिश्यूज़ बनाते हैं जिनका ओरिजिन सिमिलर है, जो एक ही जर्म लेयर से डिराइव हुए हों, ठीक है, जिनका फंक्शन सिमिलर हो, या यूं बोल लो जो एक ही फंक्शन को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड हुए हों, लेकिन स्ट्रक्चरली दे मे और मे नॉट बी सिमिलर, लेकिन दिखने में वो एक जैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो यहाँ से बेटा हम टिश्यूज़ की डेफिनेशन निकालते हैं एज a group of cells having similar origin and are specialized to perform a similar function but structurally they may or may not be similar। समझ में आया? तो ये बचपन की डेफिनेशन, डिफाइन टिश्यू में हम ग्रुप ऑफ सेल्स। ये अब फ्यूचर डॉक्टर्स वाली डेफिनेशन, ऐसे ग्रुप, ऐसे सेल्स का ग्रुप जिनका ओरिजिन एक जैसा हो, जो एक जैसे फंक्शन को करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए डिफ्रेंशिएट हुए हों, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज वो एक जैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। अब ये बेटा हायरार्की हमने पीछे भी देखी थी एनिमल किंगडम में कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है बेटा आपकी, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। इसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी सेल बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स एन ऑर्गन, मेक्स टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स टिश्यूज। अभी हमने देखा ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक्स एन ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेक्स एन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और ये चीज़ बेटा हमने एनिमल किंगडम में देखी है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि स्पॉन्जेस सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, उनसे थोड़े और डेवलप्ड हैं आपके सिलेंट्रेट्स, स्टीनोफोर्स टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, प्लेटिहेलमिन्थेस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। तो ये पिछले वाले से थोड़े और डेवलप्ड हैं, और इसके बाद वाले जितने एस्केलमिन्थेस से कॉर्डेट्स तक सारे के सारे इनसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, और ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा थोड़ा सा अगर हम नज़र डालें हिस्ट्री पार्ट पे, ये ऑल्दो आपकी अब नीट में नहीं आती है, नॉट इवन मेंशन इन एनसीईआरटी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप लोगों ने सेल चैप्टर पढ़ लिया है, और सेल में बेटा आपने पढ़ा है कि सेल्स की स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी या साइटोलॉजी आप इसको बोल दो, ठीक है। सेल्स के ग्रुप मिलकर के क्या बना रहे हैं बेटा, टिश्यू बना रहे हैं, और टिश्यूज़ की स्टडी को हम
हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। टिश्यूज़ की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। जो शब्द टिश्यू था बेटा वो एक बिचैट नाम के अंकल ने दिया था। किसने दिया था? बिचैट नाम के अंकल ने। अब हो सकता है आपने ये पढ़ा हो कि मैडम हमने तो एनग्रीव अंकल का नाम पढ़ा है। किसका पढ़ा है? एनग्रीव अंकल थे जिन्होंने मैडम टर्म टिश्यू दिया था। तो बेटा एनग्रीव अंकल बॉटनिस्ट थे, ये प्लांट्स पे स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने इन रेफरेंस टू प्लांट्स नाम दिया था, इन रेफरेंस टू प्लांट्स। इन्होंने ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोल दिया था, जबकि बिचैट ने इन रेफरेंस टू एनिमल्स टिश्यूज नाम दिया था, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी अगर आता है और पूछा जाए कि टर्म टिश्यू किसने दिया था तो आप बिचैट लगाएंगे। अनटिल अनलेस क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि टर्म टिश्यू इन रेफरेंस टू प्लांट्स वाज गिवन बाय एनग्रीव, ठीक है। अगर सिंपल पूछा है, वैसे तो ये नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप लोग अगर कहीं करते हैं, कोई कहीं का भी मॉड्यूल निकाल के क्वेश्चन करते तो वहाँ मॉड्यूल में देते हैं, नीट में नहीं आएगा, ठीक है। टिश्यू टर्म दिया था बिचैट ने, लेकिन अगर पूछा जाए प्लांट्स के रेफरेंस में टिश्यू टर्म किसने दिया तो आप लिखेंगे एनग्रीव। जब तक वो प्लांट्स मेंशन नहीं कर रहे हैं आप बिचैट ही लगाएंगे, ठीक है। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बेटा हम बोलते हैं मेयर को, ठीक है। इन सबके पिताजी हम किसे बोलते हैं? मेयर को। इसके बाद बेटा हिस्टोलॉजी, जो एक्चुअली फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी है, ये मॉडर्न हिस्टोलॉजी के फादर हैं आपके मार्सेलो मेलपिगी। मॉडर्न हिस्टोलॉजी मतलब जो नई टाइप की, अब मतलब बहुत डिटेल्ड जो टिश्यू का एग्जामिन या स्टडी हो रही है। पहले तो स्टार्टिंग में टिश्यू का अब इतने माइक्रोस्कोप तो था, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन और इतनी हाई डेवलप्ड माइक्रोब्स नहीं थे, है ना। अब इतने माइक्रोब्स बोल रही हूँ, माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, अब इतने ज़्यादा टेक्निकली डेवलप्ड माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं, तो उससे टिश्यूज़ की स्टडी भी बहुत डिटेल होती है। तो मॉडर्न हिस्टोलॉजी के फादर हम मार्सेलो मेलपिगी को बोलते हैं। दिस स्लाइड इज़ कम्प्लीटली आई मस्ट से इट्स ऑफ नो यूज़ एज़ पर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन थोड़ा बहुत मैं इसलिए बता देती हूँ क्योंकि फिर आपका हो गया हमारी मैडम को नहीं आता था, है ना। उधर तो पढ़ाया, इधर तो पढ़ाया, तो पढ़ा दिया है मैंने, इसका कोई काम नहीं है। एनिमल टिश्यूज़ बेटा 4 तरीके के होते हैं, इनका ओरिजिन मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं हम एक एक करके एक एक टिश्यू के बारे में जानेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू बेटा जो होता है, इसका मैंने बताया ओरिजिन तीनों से हुआ है, ठीक है। इसका ओरिजिन जो है बेटा ये तीनों से हुआ है, आपके एक्टोडर्म से भी हुआ है, मीजोडर्म से भी हुआ है, एंडोडर्म से भी हुआ है, मैंने पीछे लिख दिया है ना। और इसका एक ही काम होता है कवरिंग और लाइनिंग। कवरिंग बेटा आपकी पूरी स्किन किसकी बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू की। और स्किन का काम क्या है? आपकी बॉडी को कवर देना। कोई भी पैथोजन आपकी स्किन से अंदर एंटर नहीं कर सकता, है ना। कोई भी पैथोजन आपकी स्किन से अंदर एंटर नहीं कर सकता, उसको या तो सीधा, अब जैसे आप कहोगे मैडम मलेरिया, मच्छर तो स्किन पे ही काटता है बेटा, मच्छर स्किन में पियर्स करके आपके ब्लड तक पहुंचता है, इसीलिए मच्छर एक कैरियर है। मलेरिया मच्छर से नहीं होता है, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से। मच्छर तो केवल उस प्लाज्मोडियम पैरासाइट को आपके अंदर पहुंचा रहा है। अब वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट सीधा स्किन से जा नहीं सकता, इसलिए वो मच्छर के अंदर बैठ करके मच्छर आपके ब्लड को चूसता है, तो वो ब्लड में सीधा पहुंचता है, ठीक है। तो स्किन आपकी बॉडी की कवरिंग है। अब आप कहोगे मैडम लाइनिंग क्या होती है? लाइनिंग मतलब आपके सबके घर में अलमीराज हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी बुक रैक है, बुक शेल्फ है, सबकी अपने अपने कपड़ों की शेल्फ है ना। तो ऐसा होता है क्या कि बुक शेल्फ आई, हमने उसमें सीधी किताबें भर दी? नहीं ना, हम उस पर या तो न्यूज़पेपर बिछाते हैं या हम उस पर रेगजीन शीट बिछाते हैं, है ना। जो भी आप बिछा लो, कपड़ा बिछा लो, जो भी बिछा लो, उस शीट के बिछाने के ऊपर बेटा हम क्या करते हैं? अपने बुक्स रखते हैं। सिमिलरली हमारी क्लोथ शेल्फ में भी हम ऐसे ही करते हैं। जो हमारी शेल्फ की जो लाइनिंग है, हम मतलब जो उसकी रैक्स हैं, जो उसमें पार्टीशंस हैं, हम उन पार्टीशंस पे या तो पेपर बिछाते हैं या रेगजीन शीट बिछाते हैं या फिर कपड़ा बिछाते हैं, उसके बाद उनके ऊपर हम अपने कपड़े रखते हैं, राइट। तो ये बेटा इसको हम बोलते हैं लाइनिंग करना। जो भी आपका एक स्टेज है, प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को लाइन करते हैं। जैसे घर में दीवार मतलब ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर हम क्या करते हैं? कारपेट बिछा देते हैं, है ना। तो कारपेट ज़मीन की लाइनिंग बना रहा है, क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया बेटा इसके फंक्शंस। अब इसका स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक टिश्यू के स्ट्रक्चर वाइज बेटा इसको बहुत ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है। आपके एपिथेलियल को, कनेक्टिव को, मस्कुलर को और नर्वस को, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ओरिजिन बेटा एक्टोडर्म से भी होता है, मीजोडर्म से भी होता है, एंडोडर्म से भी होता है। ये ज़रा हम देख लेते हैं, एक्टोडर्म से कहाँ हो रहा है, मीजोडर्म से कहाँ हो रहा है, एंडोडर्म से कहाँ हो रहा है। तो एपिथेलियल टिश्यू की अगर मैं बात करूँ
एक्टो मतलब बाहर, मीजो मतलब बीच में, और एंडो मतलब अंदर, राइट। तो एक्टोडर्म की बेटा मैं बात करूं तो सबसे बाहर आपकी स्किन मतलब बॉडी में क्या है, स्किन है, ठीक है। तो जो आपकी बेटा पूरी स्किन बनी हुई है ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है, और ये जिस एपिथेलियल टिश्यू की बनी है वो एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म से बना है, ठीक है। इसी स्किन से बेटा आपकी क्या शुरू हो जाती है, आपका माउथ, ठीक है। माउथ किसका पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, आपकी फूड पाइप, है ना। ये फूड पाइप शुरू होता है माउथ से, खत्म होता है जाकर के एनस पे, है ना। तो क्योंकि बेटा इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो है, जो ओपनिंग्स हैं दोनों, वो किससे जुड़ी हुई हैं, स्किन से जुड़ी हुई है। तो ये बेटा जो इनकी स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, जो इनके ओपनिंग्स हैं, उसका डेरिवेटिव भी कहीं ना कहीं कौन है, एक्टोडर्म। तो एक तो हो गया बेटा इसका स्किन, दूसरा एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल में भी कौन सा पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल में भी नंबर 1 माउथ से लेकर के आपका हार्ड पैलेट, ठीक है। मैं डाइजेशन पढ़ा चुकी हूँ तो चीज़ें आपको वहाँ पे मैंने पढ़ाई थी, अभी या तो रिवाइज हो रही हैं, और अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं तो अपना बेस्ट दे रही हूँ, फिर भी आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ो। चलिए दूसरा बेटा, ये इसकी पहली ओपनिंग होगी माउथ, लेकिन माउथ से लेकर के हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट यही है ना जिससे आपकी टंग टकरा रही है ऊपर, और दूसरी ओपनिंग क्या है, एनस, है ना। तो एनस से पहले छोटी सी एनल कैनाल आती है, तो एनल कैनाल से लेकर के एनस, ये ओपनिंग भी बेटा किससे बनी है आपके, क्योंकि स्किन से अटैच्ड है ना ये, तो ये भी आपके एक्टोडर्म से डेराइव्ड है। फिर मैडम एंडोडर्म से क्या डेराइव्ड है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल बेटा बॉडी में सबसे अंदर प्रेजेंट है, सबसे बाहर आपकी स्किन है तो सबसे अंदर आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। बाकी जो ऑर्गन्स है वो एलिमेंट्री कैनाल और स्किन के बीच में है, जो भी है, चाहे मसल्स हों, चाहे आपकी बोन्स हों, चाहे आपका कुछ भी हो, ऑर्गन कोई भी हो आपका, वो एलिमेंट्री कैनाल और स्किन के बीच में है, ठीक है। तो आपके एलिमेंट्री कैनाल क्योंकि सबसे अंदर है, तो हार्ड पैलेट के बाद आता है बेटा आपका सॉफ्ट पैलेट। एलिमेंट्री कैनाल का सॉफ्ट पैलेट से लेकर के रेक्टम तक का जो पार्ट है ये आपके एंडोडर्म से बना है। रेक्टम के बाद आता है आपका एनल कैनाल, फिर एनस। अब मीजोडर्म से क्या बना है मैडम, तो मैंने क्या कहा, ये लाइनिंग करती है ना, इंटरनल लाइनिंग बना रही है, तो इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जितनी भी आपकी ब्लड वेसल्स हैं एंड बॉडी कैविटीज, जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर छोटी छोटी कैविटीज हैं, उन सब की इनर लाइनिंग, जैसे ये आपकी ब्लड वेसल है कोई, इसके ब्लड वेसल में अंदर की तरफ यहाँ पे जो एपिथेलियम जो इसकी लाइनिंग बना रहा है, जो इसको इस तरीके से ढक रहा है, इसको बेटा यहाँ पे ये कौन बना रहा है लाइनिंग, इसकी एपिथेलियल टिश्यू। अब थोड़ा थोड़ा ना लिंक करने की कोशिश करना, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, बट कोशिश तो करनी है ना। समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, इसलिए क्योंकि अभी तो मैंने सब पढ़ाना है तुम्हें, ठीक है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, हाँ या नहीं, पढ़ा है 9th क्लास में। ब्लड क्या करता है, बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करता है ना, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड किस में घूम रहा है, ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज, वेन्स में, कैपिलरीज में, वो भी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट हुए। तो कनेक्टिव टिश्यू किससे बना है बेटा, मीजोरम से, मैंने पीछे बताया कनेक्टिव टिश्यू किससे बना है आपका, मीजोरम से। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो एपिथेलियम टिश्यू है वो भी किससे बना होगा आपका, मीजोरम से। समझ में आया। तो ये हो गया बेटा इसका ओरिजिन। फंक्शन मैंने आपको दो उसके बताई दिए, एक तो आपकी बॉडी की कवरिंग जो कि स्किन, इसके अलावा आपकी इनर लाइनिंग, जितनी भी अंदर आपकी बॉडी कैविटीज़ हैं, ठीक है। एक जैसे सपोज समझ लो ये एक दीवार है, ठीक है, दीवार पे मैंने सारी दीवारों पे पर्दा लगा दिया, तो पर्दा क्या है, लाइनिंग है, ठीक है। मैंने छत पे भी हम बनाते हैं ना, जैसे थिएटर्स वगैरह में आप जाओ तो थिएटर्स में कभी भी आपको दीवार नहीं दिखेगी, दीवार को हमेशा वो पर्दे से ढक के रखते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ताकि आवाज़ एको ना हो, ठीक है। आवाज़ बार बार थिएटर में कुछ मूवी का एक डायलॉग आया, यहाँ से
वहाँ से आया प्रिया, यहाँ से हो रहा है प्रिया 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 प्रिया, इतने में वो अगली 4 लाइनें बोल देगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, है ना। तो वहाँ पे बेटा थिएटर्स में चारों दीवारों पे भी कपड़े लगे होते हैं, ज़मीन पे भी आप देखते हैं कारपेट बिछा हुआ है मोटा, ऊपर भी बेटा छत पे भी, वहाँ पे आपको दीवार नहीं दिखेगी, वहाँ पे भी कपड़ा लगा है ताकि आवाज़ एको ना हो। तो वहाँ पे हमने क्या किया, जो हमने लाइनिंग बनाई है पर्दे से, कारपेट से, कपड़े से, वो क्या है, उसको हम बेटा लाइनिंग बोलते हैं ना, जो भी हमने उसकी दीवारों पे, छत पे, ज़मीन पे चिपकाया। आई होप लाइनिंग समझ में आ गया हो। फंक्शन इसके क्या होते हैं हमने बता दिए, इसका स्ट्रक्चर क्या, इसका ओरिजिन क्या होता है हमने बता दिया, कहाँ कहाँ इससे ओरिजिन क्या होता है वो हमने बता दिया। स्ट्रक्चर वाइज बेटा ये कई सारे टाइप के होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यू बेटा जो होता है, इसका नाम ही है कनेक्टिव, तो ये क्या करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा। ओरिजिन हमने पहले ही बोल दिया, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं आपके, कुछ भी ले लो, बोन्स कनेक्टिव टिश्यू हैं, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, आपके कार्टिलेजेस कनेक्टिव टिश्यू हैं, आपके लिम्फ कनेक्टिव टिश्यू है, आपका टेंडन्स लिगामेंट्स कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो ये जो भी बेटा आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ये सारे के सारे किससे बने, आपके मीजोरम से बने। और फंक्शन क्या है बेटा, नाम ही है कनेक्ट। तो पहली बात तो ये आपकी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। अब मैंने बोला ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड का काम क्या होता है, आपकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना, गैसेज हो जाएं, चाहे आपने जो भी खाने के बाद एब्जॉर्ब किया है वो हो जाए, वेस्ट मटेरियल हो जाए, ये आपकी बॉडी में अलग अलग पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, या अलग अलग सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा बेटा बोन्स कार्टिलेजेस भी आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो बोन्स की वजह से बेटा आपकी बॉडी को ना एक ढांचा मिला हुआ है, जैसी आपकी बोन्स है वैसी आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है। आज आपकी स्पाइनल कॉर्ड सही है ना, तो सीधे हो। अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई दिक्कत हो जाए तो ऐसे हो जाओगे, या फिर ऐसे हो जाओगे, कुछ भी हो सकता है। तो स्पाइनल कॉर्ड बोन है भैया, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड बोल रही हूँ मैं, वर्टिब्रल कॉलम बोन है भाई, वर्टिब्रल कॉलम बोन में कुछ भी दर्द। आज मेरा हाथ सही है क्योंकि मेरी रेडियस अलना दोनों बोन्स एकदम ठीक है। किसी फ्रैक्चर में टूट ही जाए, ऐसी टूटे कि वापस जुड़ तो जाए लेकिन सीधी ना हो पाए, तो हाथ वहीं से मुड़ जाएगा, हाँ या नहीं। जैसे ना बचपन तो नहीं था, खैर बूढ़े हो गए थे हम, मेरी और दीदी की लड़ाई हुई, और लड़ाई में ना उन्होंने, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर दिखेगा, ये देखो मेरी उंगली आपको ना बहुत, ये रिंग फिंगर है, ये ना आपको बहुत टेढ़ी दिखेगी, ये यहाँ तो सबकी टेढ़ी होती है, यहाँ पे देखो आपको ये टेढ़ी दिखेगी, क्योंकि मैं और दीदी एक दिन लड़ रहे थे और लड़ाई में मेरा हाथ मोड़ दिया गया। हाथ पता नहीं कैसे मुड़ा कि उंगली मुड़ गई, वो आज तक सीधी हुई नहीं है, तो ये उंगली मेरी टेढ़ी ही हो चुकी है बाकी ठीक है, लेकिन ये वाली तो अब उसका स्ट्रक्चर, बोन खराब हो गई वहाँ पे, खराब मतलब बोन टेढ़ी हो गई तो स्ट्रक्चर वैसा ही हो गया, है ना। तो ये आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ये आपकी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक फ्रेम प्रोवाइड करता है, ठीक है। साथ ही ये आपको चलने फिरने में, वो आपकी हड्डियाँ आपकी बॉडी का वजन उठा रही हैं, सोचो पैर की हड्डियाँ, तो ये काफ़ी सारे इनके फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। इसके भी स्ट्रक्चर के बेसिस से बेटा कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे, आगे बताऊंगी। चलिए भैया मस्कुलर टिश्यू की बात की जाए, मसल्स मैंने कहा 639 मसल्स वी हैव, ओरिजिन इनका मीजोरम है। एक्सेप्शन बेटा मैंने आपको बता दिया है, आपकी आईज में आइरिडियल और सीलरी मसल्स होती हैं, आप यहाँ पे लिख लो, आइरिडियल और सीलरी मसल्स ये कहाँ होती हैं बेटा, आपकी आईज में, ठीक है। ये दो ऐसी मसल्स हैं जो कि एक्टोडर्म से बनी है, बाकी जितनी मसल्स हैं बेटा वो किससे बनी है, आपके मीजोडर्म से। फिर काम क्या है मसल्स का, तो मसल्स बेटा आपको चलने फिरने में हेल्प करती हैं, यानी लोकोमोशन में। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में, आपकी पोजीशन बदलने में, है ना, चेंज इन पोजीशन। जबकि मूवमेंट क्या होता है बेटा, मूवमेंट इज चेंज इन पोस्चर। अब इनका क्या मतलब हुआ बेटा, पोस्चर और पोजीशन मतलब मैं एक जगह खड़ी हूँ बस, ठीक है, और यहाँ खड़े होकर देखो मेरी ज़बान चल रही है, मेरी ज़बान, टंग किसकी बनी है बेटा, मसल्स की बनी है ना, सिर्फ मसल्स की बनी है, कितनी चलती है भाई, है ना, घायल कर दे ऐसे किसी को भी बोल बोल के कुछ भी। तो टंग मूवमेंट हो रहा है, अपनी जगह पे है लेकिन चल रही है। हाथ पैर, पैर नहीं चल रही है मेरे, खैर देखो मेरी आईलिड्स मसल्स चल रही हैं, मेरे हाथ की मसल्स चल रही हैं, मैं कुछ समझा रही हूँ, मेरी फेशियल मसल्स का एक्सप्रेशन क्योंकि मैं बदल रही हूँ तो वो भी चल रही हैं, है ना। तो ये होता है बेटा मूवमेंट, कि मेरा पोस्चर बदल रहा है,
लेकिन मैं एक ही जगह पे हूँ, मैंने अपनी पोजीशन नहीं बदली है। दिस इज मूवमेंट। और जैसे ही मैं यहाँ चलना फिरना शुरू कर रही हूँ तो मेरी पोस्चर तो बदल ही रहा है, लेकिन पोस्चर के साथ साथ मेरी पोजीशन भी बदल रही है, एंड दिस इज लोकोमोशन। तो हम ये कह सकते हैं प्लांट्स केवल मूवमेंट शो करते हैं, एनिमल्स दोनों शो करते हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो लोकोमोशन शो नहीं करते हैं, पढ़ चुके हैं हम, जो सेसाइल होते हैं, राइट। तो ये बेटा इनका हो गया फंक्शन। ओरिजिन मैंने बता दिया। स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं बात करूं बेटा, तो स्ट्रक्चर वाइज आपकी मसल्स 3 तरीके की होती हैं। स्ट्रक्चर वाइज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, जो आपकी मसल्स होती हैं बेटा वो 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी हैं वो 3? पहली हो गई आपकी स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मतलब जो बोन्स से अटैच्ड है, अटैच्ड टू बोन्स। दूसरी हो गई बेटा आपकी स्मूथ या विसरल मसल्स, और ये बेटा ऐसी मसल्स हैं जो आपके ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन दी विसरल ऑर्गन्स। फिर आती हैं बेटा आपकी तीसरी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मतलब हार्ट, तो ये बेटा आपके लोकेटेड होती हैं हार्ट में। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका क्या, दिस इज दी टाइप्स ऑफ मसल्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो हमने मसल्स की तीनों चीज़ें देख ली, ओरिजिन, फंक्शन और स्ट्रक्चर, तीनों बता दिया मैंने। अब ऐसा नहीं है पिछलों का नहीं बताऊंगी, सबका बताऊंगी। आगे आते बेटा, नेक्स्ट है अपना नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू में बेटा क्या आता है अपना, नर्वस टिश्यू में आता है अपने, मैंने आपको इसका ओरिजिन बता दिया है। नर्वस टिश्यू का ओरिजिन किससे होता है बेटा, नर्वस टिश्यू का ओरिजिन होता है आपके एक्टोडर्म से, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। सो नर्वस टिश्यू की बेटा बात करें, नर्वस टिश्यू विच इज़ द लास्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको डिटेल में बेटा हम पूरा एक चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगी कि, और ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है क्लास 9th में, प्रॉपर आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया है, चित्र बनाया आपने न्यूरॉन का, है ना। तो नर्वस टिश्यू का ओरिजिन बेटा मैंने जैसे आपको बताया, ओरिजिन इसका होता है एक्टोडर्म से। किससे होता है बेटा ओरिजिन इसका, एक्टोडर्म से। इसका काम क्या होता है बेटा, ये आपकी बॉडी में इम्पल्स ट्रांसमिशन करता है। अब ये नया टर्म हो सकता है आपके लिए। इम्पल्स क्या होता है, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिकल मैसेजेस जाते हैं। क्या जाते हैं आपकी बॉडी में, इलेक्ट्रिकल मैसेज। आपको ये तो पता है कि अगर हमारा पैर किसी कांटे पर पड़ा तो हमें पता नहीं लगता, उससे पहले हमारा पैर पीछे हट जाता है, फिर हम देखते क्या था, अच्छा कांटा था, ठीक है। तो इम्पल्स बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक मैसेज या इलेक्ट्रिकल मैसेज इन दी बॉडी। तो ये जो पैर कांटे पर पड़ा और पैर पीछे हटा, कैसे हुआ ये सब कुछ, पैर कांटे पर पड़ा तो एक इम्पल्स जनरेट हुआ, यानी एक इलेक्ट्रिक मैसेज जनरेट हुआ। वो इलेक्ट्रिकल मैसेज आपके पैर से आपके नर्वस सिस्टम तक आया कि कुछ तो चुभ रहा है, और आपके नर्वस सिस्टम ने क्या बोला, चुभ रहा है, बॉडी को हार्म कर रहा है, पैर पीछे कर लो, और वहाँ से मैसेज आया और आपका पैर वापस से पीछे हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रिकल मैसेज है जिसको हमने इम्पल्स बोला, ये इलेक्ट्रिकल मैसेज आपके एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसमिट हो रहा है, जो घूम रहा है, वो बेटा किसका काम है, आपके नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का ओरिजिन एक्टोडर्म, एक्सेप्शन मैंने आपको बताया, माइक्रोग्लियल सेल्स ऐसे हैं जो कि एक्टोडर्म से ओरिजिनेट नहीं हुए, मीजोडर्म से ओरिजिनेट हुए। इसके अलावा फंक्शन बेटा इनका क्या है, फंक्शन ये आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल मैसेजेस का ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स ट्रांसमिशन इन दी बॉडी, ठीक है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से बेटा द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूरॉन नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, आपको पता है, ठीक है। नर्वस टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो बेटा ग्रुप ऑफ सेल्स, तो इसमें सबसे पहले तो आते हैं आपकी बेसिक यूनिट, और वो बेसिक यूनिट क्या है बेटा, आपकी न्यूरॉन। आपके नर्वस टिश्यू की सबसे छोटी जो यूनिट है, मेन यूनिट जो है, दैट इज योर न्यूरॉन, ठीक है।
लेकिन न्यूरॉन के अलावा भी बेटा इसमें कुछ सपोर्टिंग सेल्स आते हैं। क्या आते हैं? सपोर्टिंग सेल्स। इन सपोर्टिंग सेल्स को बेटा हम बोलते हैं ग्लायल सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको हम? ग्लायल सेल्स। और ये ग्लायल सेल्स कई सारे होते हैं, ठीक है। इसमें आ जाते हैं आपके एस्ट्रोसाइट्स। ये नए टर्म्स हैं। न्यूरॉन के बारे में तो आपने थोड़ा बहुत सुना पड़ा होगा। तो नए टर्म्स में पहला आ गया आपका एस्ट्रोसाइट, दूसरे आगे बेटा इसमें एस्ट्रोसाइट्स के अलावा आपके न्यूरोग्लियल सेल्स, या इनको हम माइक्रोग्लियल सेल्स भी बोल देते हैं। एक्चुअली माइक्रोग्लियल ही हम लिख देते हैं क्योंकि ग्लायल में तो ये सारे ही आ जाएंगे आपके, है ना। और यही वो माइक्रोग्लियल सेल्स हैं बेटा जो कि किससे बने? आपके मीजोडर्म से। बाकी सब किससे बने? आपके एक्टोडर्म से। और यहाँ पे आते हैं आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और बेटा आते हैं इसमें आपके श्वान सेल्स। इनके बारे में शायद आपने सुना होगा, और अगर कोई चीज़ नहीं सुनी है कोई दिक्कत नहीं, हम सब सुनाएंगे आपको। अदर्स आर एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। तो इतने सारे बेटा इसमें सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन मैंने बताया, न्यूरॉन के भी एक्चुअल में कई सारे टाइप्स होते हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हमने मस्कुलर और नर्वस सिस्टम तो देख लिया, उनका ओरिजिन भी देख लिया, फंक्शन भी देख लिया, स्ट्रक्चर भी देख लिया। एपिथेलियल और कनेक्टिव में बेटा हमने ओरिजिन और क्या देखा? फंक्शन देखा। स्ट्रक्चर मैं अभी आपको एक रफ फ्लो चार्ट बना देती हूँ। जब हम स्टार्ट करेंगे एक एक टिश्यू के बारे में तो मैं आपको वहाँ पे एक एक के बारे में डिटेल पढ़ाऊँगी, ठीक है। बात करें बेटा एपिथेलियल टिश्यू की, तो स्ट्रक्चर वाइज एपिथेलियल टिश्यू कई सारे टाइप के होते हैं। बेसिक जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं वो ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बेटा बहुत ना ज़्यादा है इसमें, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ईटी एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरे हो गए आपके कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, और तीसरे हो गए आपके स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सबसे पहले ये क्या होते हैं सब कुछ मैं बताऊंगी। सिंपल के टाइप्स लिख लेते हैं। पहला सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू एंड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। सब पढ़ाऊंगी डिटेल में, अभी मैं बस सबके टाइप्स बता रही हूँ। स्ट्रक्चर वाइज हमने कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू आपके दो तरीके के होते हैं। एक हो गया बेटा ट्रांजिशनल एपिथेलियम या सिंपली ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। दूसरे हो गए बेटा आपके स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड भी दो तरीके के होते हैं आपके, नहीं स्ट्रैटिफाइड एक ही होते हैं। स्ट्रैटिफाइड में आ जाएगा आपका बेटा पहला स्ट्रैटिफाइड, मैं शॉर्ट में STR लिख रही हूँ, है ना, क्योंकि एक ही स्लाइड में जगह कम रहती है। आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं, शॉर्ट लिखना है अगर समझ में आ जाए तो ठीक है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ये भी दो तरीके का होता है। एक ही फ्लो चार्ट में सब कंप्लीट कर रही हूँ मैं। केराटिनाइज्ड, नेक्स्ट क्लास में हम इस पूरे एपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट कर लेंगे। और नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है। दूसरा हो गया बेटा आपका स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू
और तीसरा हो गया आपका स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये हो गए बेटा आपके स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ट्रांजिशनल, जो कि मिलके बना रहे हैं आपका कंपाउंड। अब हम बात करते हैं आपके स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू की। तो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू में आपका एक आ जाएगा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज न्यूरोसेंसरी एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, यही मेन है आपके वैसे तो। ठीक है, ग्लैंडुलर हम पढ़ेंगे, न्यूरोसेंसरी हम पढ़ेंगे, एक पिगमेंटेड भी है, छोटा सा जिक्र उसके बारे में भी कर लेंगे, एक मायो एपिथेलियल टिश्यू भी होता है। ठीक है, उसका जिक्र कहीं से कहीं तक नहीं है आपकी एनसीईआरटी में, इनका तो फिर भी है मायो एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसको मैं नीचे कर देती हूँ। तो ये बेटा हो गया आपके एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर वाइज क्लासिफिकेशन। ओरिजिन हमने देख लिया, तीनों से होता है, हमने इसका फंक्शन देख लिया, कवरिंग और लाइनिंग बनाता है। स्ट्रक्चर वाइज बेटा ये इतने सारे टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बेटा कनेक्टिव टिश्यू की भी। कनेक्टिव टिश्यू को भी क्यों ही छोड़े, जब सबकी बात कर ली तो उसको बेचारे को हम ऐसा बेचारा वाली फीलिंग नहीं देंगे, है ना। कनेक्टिव टिश्यू का भी थोड़ा सा बड़ा सा है, तो इनको बेटा आप अगर पेज को ऐसे हॉरिजॉन्टल करके लिखेंगे तो मुझे लगता है आपके पास ज़्यादा स्पेस आ जाएगी ना। मैं एक बार इसको लिख के फिर भी साइड हो जाती हूँ ताकि आप ये पूरा देख लो। वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप पूरा लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। कनेक्टिव टिश्यू में अगर हम देखें तो ये दो तरीके के होते हैं बेसिकली। आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, यहाँ पे भी मैंने सीटी लिखा है शॉर्ट में कनेक्टिव टिश्यू को। एक होता है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, प्रॉपर और स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड बेटा दो तरीके के होते हैं आपके, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड में आ जाते हैं आपके ब्लड एंड लिम्फ। फ्लूइड है मतलब ये फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और स्केलेटल में आ जाते हैं बेटा आपके बोन्स एंड कार्टिलेजेस। ये आपका स्केलेटन बना रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की। तो ये दो तरीके का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज और डेंस। लूज की बात करें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू भी दो तरीके का होता है आपका, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ऐसे तो एडिपोज भी दो तरीके का होता है, वाइट और ब्राउन। लिख दूं? लिख देते हैं। अब इतना लिखा है तो मैडम वो भी छोड़ के क्यों ही एहसान कर रहे हो हम पे, है ना। वाइट एडिपोज और ब्राउन। चलिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू आपके दो तरीके के हो गए, वाइट कोलैजिनस डेंस कनेक्टिव टिश्यू और येलो इलास्टिन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब ये फिर बेटा दो दो तरीके के होते हैं, वाइट कोलैजिनस इज रेगुलर, इर्रेगुलर। सिमिलरली आपके येलो इलास्टिन रेगुलर और इर्रेगुलर, ठीक है। ये बेटा स्ट्रक्चर वाइज आपके कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन हो गया।
कि इतने इतने टाइप के स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो कनेक्टिव, हमने क्या बोला था कि ओरिजिन सेम होगा, फंक्शन सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देखो कितने अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं कनेक्टिव टिश्यू में, कितने अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू में, कितने अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं आपके नर्वस टिश्यू में। और मसल्स का भी हमने देख लिया, स्केलेटल हो गया आपका, फिर स्मूथ या विस्ट्रल हो गया, कार्डियक हो गया, ठीक है। तो इन सब के बारे में बेटा हम एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में। तो नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एपिथेलियल टिश्यू से पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक करके हर एक चीज़ की डिटेल पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा लेंदी मैं नहीं खींचूंगी आपका ये चैप्टर, ठीक है। एनिमल टिश्यूज़ वाला कोशिश करेंगे कि हम 5 लेक्चर में ख़त्म हो जाए मैक्सिमम। एनिमल्स अभी मैं पढ़ाऊंगी नहीं, अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। इसके बाद आई विल स्टार्ट विद क्वाइट इंटरेस्टिंग पार्ट, आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। चलिए, तो एपिथेलियल टिश्यू हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टू बी कंटिन्यूड। अब आज मैंने होमवर्क तो कुछ दिया नहीं क्योंकि शुरुआत है चैप्टर की, लेकिन आपको मुझे कमेंट में ये लिखना है मैडम अटेंडेड, ठीक है, कि मैम हमने लेक्चर पूरा अटेंड कर लिया। कि होमवर्क होता है ना तो बच्चों का पता लग जाता है कि हाँ ऐसे बच्चे ने देखा है। होमवर्क नहीं है तो फिर पता कैसे लगेगा कि किसने देखा किसने नहीं। अब लिखोगे मज़ा आ गया मैडम, समझ में आ गया, ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन मैम कंप्लीटेड, मैम अटेंडेड। नोट्स आई रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज़ साथ साथ बनाओ, बड़े मज़ेदार नोट्स बनवा रही हूँ यार मैं, एक एक फ्लो चार्ट बनवा रही हूँ तो मैं एक एक चीज़ का। इतने अच्छे फ्लो चार्ट्स तो एनसीईआरटी में दिए ही नहीं है ना, चीज़ें इससे बहुत सिंप्लीफाई हो जाती हैं। तो ये सब कुछ बेटा हम लोग अब आगे एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक क्लास में। आई विल ट्राई कि एपिथेलियल टिश्यू पूरा एक क्लास में हो जाए, कनेक्टिव देखते हैं कितना होगा, नर्वस और मस्कुलर एक क्लास में हो जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से 4 लेक्चर में हो जाएगा, बट मैंने मैक्सिमम 5 लेक्चर्स का टारगेट रखा है। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट आज की इंट्रोडक्टरी क्लास। नेक्स्ट क्लास में आई स्टार्ट विद एपिथेलियल। सो मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।